हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत सारी फीमेल्स को और बहुत सारे कपल्स को आजकल अफेक्ट कर रहा है। हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी होती क्या है? WHO के डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप कोई भी कपल हैं जो पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी कंसीव करने की, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं की, कोई कॉन्डम यूज़ नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, डेस्परेटली चाहते हो कि बच्चा हो जाए, या डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल बच्चा नहीं हो रहा है, इसी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी दो तरीके की होती है, एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी। अगर मैं कोई ऐसी महिला हूँ जिसने कभी भी कंसीव नहीं किया है या कंसीव नहीं कर पाई है मेरी लाइफ में, इसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर मैं कोई ऐसी महिला हूँ जो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है और मैं दोबारा से कंसीव करना चाहती हूँ, तो ये है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, इसका कारण है, वो क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, और कई बार फैक्टर्स अननोन होते हैं, उनका हमें पता ही नहीं लगता है। अगर हम बात करें इस वीडियो में स्पेसिफिकली कि फ़ीमेल के कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पाती, वो क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हो सकता है वो ये होता है कि आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, तो हमारे अंदर ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि 2 ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं और अंडों को कहीं ना कहीं डेवलप होना होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसके पीछे रोल होता है हमारे हार्मोन्स का। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी सपोर्टिव हार्मोन्स नहीं हैं या हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो ओवरी के अंदर कोई भी प्रक्रिया में वो रुकावट डाल सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, हार्मोन सपोर्टिव ना हो आपकी एग्स की डेवलपमेंट के लिए। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि हार्मोन्स तो ठीक हैं, लेकिन आपकी ओवरी के अंदर अंडे ही नहीं हैं। अगर अंडे ही नहीं होंगे तो वो डेवलप कैसे होंगे? ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर हो सकता है कि अंडा भी है, हार्मोन्स भी हैं, वो एग डेवलप भी हो रहे हैं, लेकिन एग अपनी जगह पे फैलोपियन ट्यूब में जब जाते हैं, जब पहुंचते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसी रुकावट है कि या तो वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच नहीं पाते हैं या फिर वहाँ पर स्पर्म नहीं आ पाता है। कुछ ऐसी दिक्कत है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि यहाँ से स्पर्म अंदर ट्रेवल करके नहीं आ सकता है। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आपके सिस्टम के अंदर, ये इसका तीसरा कारण हो सकता है। कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं सबसे पहले कि जो सबसे नीचे यहाँ पर आपके वेस्टिबुलर एरिया, जो वल्वा के आसपास, वल्वा के जो अंदर होता है, तो वल्वा है या फिर वल्वा के आसपास का स्ट्रक्चर है वो पेनफुल है, उसमें दर्द है या फिर उसमें सूजन है, उसमें स्वेलिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन है। सो कहीं उसमें ही ऐसा दर्द होता है फीमेल को कि हाथ लगाने पर भी दर्द है, तो ऐसी, या फिर वहाँ के आसपास की मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं ये नीचे प्रेजेंट होती हैं, पेल्विक फ्लोर मसल। तो ये जो मसल हैं जहाँ से हमारी वजाइना क्रॉस होती है, वो मसल्स ही अपने आप में स्पाज़म में हैं, और वो मसल्स एक दरवाजे की तरह काम करती हैं जो नीचे वजाइना के पास होता है, और ये जो दरवाज़ा है वो स्पाज़म की वजह से बिल्कुल टाइट है। ऐसे फीमेल को वल्वा पेनफुल होता है, उसको वहाँ पे टच करने में भी दर्द हो सकता है, और इंटरकोर्स तो उसके लिए शायद बहुत पेनफुल हो सकता है। तो ऐसे केस में जब दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, तो उसमें हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल का पीनस, वो अंदर एंटर नहीं कर पाता। जब वो अंदर एंटर नहीं कर पाता, स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं हो पाते आपकी वजाइना में, और स्पर्म जो हैं वो अंदर ट्रैवल होके नहीं जा पाते। तो स्पर्म ही नहीं जाएंगे तो आप प्रेग्नेंट कैसे होंगे? तो पेल्विक फ्लोर टाइटनेस और पेल्विक फ्लोर मसल स्पाज़म भी इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अगर ऐसे कोई रीज़न है, आप ऐसी महिला हैं जिसको दर्द होता है, सेक्स नहीं कर पाते, और आप ऐसा कपल हैं जो काफ़ी टाइम से मैरिड हैं बट कभी सेक्स नहीं हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हुआ है, तो आपको आज ही पेल्विक रिहैब थेरेपी से मिलना चाहिए और अपनी मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरकोर्स है वो स्मूथ हो पाए और वो हो पाए, वो पॉसिबल हो पाए, ताकि स्पर्म अंदर एंटर कर पाएँ।
अगला कोर्स हो सकता है कि आपके वजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो। वजाइना एक ऐसी ट्यूब होती है जो अंदर होती है, वजाइना बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। पर कुछ ऐसा उसके अंदर इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो बाहर से घुस के उसने उसके अंदर इन्फेक्शंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपका अंदर म्यूकोसा ही ऐसा हो गया है कि इन्फ्लेम्ड रहता है, इन्फेक्शंस रहता है, आपका इकोसिस्टम ठीक नहीं है, आपको जलन जैसा फील होता है वजाइना के अंदर, तो इसकी वजह से, या फिर आपका पीएच लेवल बहुत हाई है, तो ऐसा जो वजाइना का इकोसिस्टम है वो स्पर्म फ्रेंडली नहीं होता। अगर वहाँ पे स्पर्म इजैकुलेट होंगे तो मोस्टली ऐसा वजाइना का म्यूकोसा या म्यूकस जो वहाँ से सीक्रेट होता है वो स्पर्म को किल कर देता है। तो इसकी वजह से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पर्म जो होते हैं वो वहीं पर किल हो जाएं और वो अंदर तक ट्रेवल ना कर पाएँ। तो वजाइनल इन्फेक्शन भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगला कारण होता है उसका सर्विक्स। बहुत अंदर अगर आपने देखा हो तो यूट्रस का नीचे का भाग, इस भाग को सर्विक्स कहते हैं। अगर सर्विक्स म्यूकोसा, इसमें भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और ये भी थिक म्यूकस लाइक सब्सटेंस को सीक्रेट करता रहता है। इसका पीएच लेवल बहुत ही एसिडिक होता है। अगर ये म्यूकोसा, और हम सब जानते हैं कि जो स्पर्म है वो अल्कलाइन है नेचर में, अगर ये म्यूकोसा जो है, जो सर्विक्स का, वो बहुत थिक है, इसका पीएच लेवल बहुत थिक है, तो ये हो सकता है कि स्पर्म फ्रेंडली ना हो और मोस्टली स्पर्म्स को किल कर दे और अंदर यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने ही ना दे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपका सर्विक्स का जो हेल्थ है ना। ये फैक्टर जो हैं कि वजाना में इन्फेक्शन है, या फिर बाहर वेस्टिब्यूल में इन्फेक्शन है, या फिर सर्विक्स का कोई इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको, अगर आप कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से आज ही मिलना चाहिए और इन्फेक्शन को सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट, अगर आपको हो सकता है कि हमारा जो मेन ऑर्गन है यूट्रस, जिसको हम कहते हैं बच्चादानी, या जिसको वुम्ब भी कहते हैं, यूट्रस के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको बच्चा कंसीव ना करने दे या बच्चा को ना ठहरने दे। जब यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस में कई बार इसकी शेप अलग हो सकती है, कई बार इसका साइज़ अलग हो सकता है जो इसको अफेक्ट करे। ये हमें, या फिर अंदर कुछ ऐसे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लाइक फाइब्रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कोई स्कारिंग हो सकती है अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हो, स्पर्म को अंदर ना जाने दे रही हो, कुछ इन्फेक्शंस हो रहा हो जो स्पर्म को अननेसेसरी दोबारा से अंदर ना जाने दे रहा हो। तो इस तरीके भी के फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई भी यूट्रस की समस्या है तो वो समस्या भी एक डॉक्टर जो है वही समझ सकता है। उसके लिए कुछ उनको रिपोर्ट्स करनी होती हैं, स्कैनिंग करनी होती है, समझना होता है कि आपका यूट्रस कैसा है, और उसके बाद वो आपको सही स्टेप्स दे पाएंगे। अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के बाद एक और चीज़ होती है जो यूट्रस से अटैच होती है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। आप हर एक फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब्स, हमारा नेचुरल लाइक हम बॉर्न होते हैं 2 फैलोपियन ट्यूब्स के साथ, पर कई बार कुछ फीमेल्स में एक फैलोपियन ट्यूब मिस हो सकती है और एक फैलोपियन ट्यूब हो सकती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एक फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है फिर भी आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, चाहे वो दोनों है या एक हैं, उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कुछ फंस जाए, जैसे कि कोई एंडोमेट्रियल का पार्टिकल फंस जाए, कोई छोटा सा फाइब्रॉइड वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, कोई स्कार हो गया हो, कोई इन्फेक्शन की वजह से अडहेशंस डेवलप हो गए हों, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है, 10 सेंटीमीटर जैसे लंबी होती है। तो जो 10 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हो सकता है कि आपका या तो स्पर्म अंदर ना जा पा रहा हो, या फिर आपका एग अंदर ना आ पा रहा हो, या फिर दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो हमारा जाइगोट बनता है वो वापस हमारे यूट्रस तक ना आ पा रहा हो। तो फैलोपियन ट्यूब्स भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज कहते हैं इसको, और ये 40% कॉज होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आती है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज़ ओवरी। ओवरी के अंदर हम अंडों के साथ पैदा होते हैं। जो अंडे होते हैं, अगर उनकी संख्या अच्छी नहीं है या अंडे हैं ही नहीं हमारी ओवरी के अंदर, तो उसका देयर इज़ नो एग्स, तो इसको हम ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। एग ही नहीं है, तो अगर एग होगा ही नहीं तो वो डेवलप कैसे होगा। तो हो सकता है कि ओवरी के अंदर एग ना हो, ये इसका एक और कारण हो सकता है। दूसरा, हो सकता है एग तो हैं लेकिन एग का जो क्वालिटी है, देखो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छी क्वांटिटी होना और अच्छी क्वालिटी होना, बेस्ट क्वालिटी होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडे तो हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
तो उस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आप समझ सकते हो कि अंडे बार बार कोशिश करेंगे डेवलप होने के लिए, लेकिन कोई भी एक हेल्दी अंडा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से भी एग क्वालिटी भी फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। उसके बाद एक और कारण आता है, वो होता है कि एग का डेवलप ही ना होना। एग तो है लेकिन वो डेवलप ही नहीं हो रहे, उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो होते हैं हमारे हार्मोन्स। अगर फीमेल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, वो सपोर्टिव हार्मोन ही नहीं हैं जो एग के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि FSH और LH। अगर ये हार्मोन्स का सीक्रेशन ही नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपको खाना ही नहीं दूंगी तो आप डेवलप ही नहीं हो पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्मोन्स का जो है सही बैलेंस हो बॉडी के अंदर, और ताकि वो अच्छे से एग को के लिए सपोर्टिव रहें हार्मोन्स। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपने देखा होगा PCOD की या PCOS की एक समस्या होती है, जहाँ पे हार्मोन्स ही सपोर्टिव नहीं होते, या ज़्यादा सीक्रेट हो रहे होते हैं या फिर कम सीक्रेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अंडे के अंदर, हमारी जो ओवरी के अंदर अंडे होते हैं वो अच्छे से बन नहीं पाते। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे हर एक टॉपिक के बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉज क्या हो सकता है। उसके बाद आता है कि ठीक है, हार्मोन्स एक फैक्टर है, एक और फैक्टर भी हो सकता है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसमें ब्लड सप्लाई ही अच्छे से ना जा रहा हो, उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं अच्छे से जा रहे हों आपकी पूरी रिप्रोडक्टिव क्या सिस्टम के पास, आपके ओवरी के पास, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो ये जो कारण मैंने आपको बताए हैं कि ब्लड सप्लाई का कम होना, न्यूट्रिएंट्स का कम जाना, या फिर आपके ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी ना होना, आपके पास ऑर्गन्स ही, आपके पास अंडे ही ना होना, ओवरी के अंदर अंडे हैं तो उनका डेवलप ना हो पाना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, आपके यूट्रस में कोई माल फंक्शनिंग हो जाना, उसकी पोजीशन सही ना हो, उसमें कुछ फाइब्रॉइड्स हों, उसमें कुछ अलग से कोई स्कार हो, एडेशन हो, उसकी लेंथ अच्छी ना हो, आपका सर्विक्स का हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका वजाइना में कुछ इन्फेक्शंस होती जा रही हैं, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट हैं, आपके वेस्टिबुल में दर्द रहता है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी इनफर्टिलिटी के मेजर रोल हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं। एक और कारण हो सकता है कि आप जानते ही ना हो कि आपको कब सेक्स करना है, तो ओवुलेशन डे का ही ना पता होना। तो मैं आज आपको ये छोटे से एडवाइस दूंगी कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये होता है कि आप खुद से पूछो कि क्या आपके जो साइकिल है, मंथली साइकिल है, क्या वो नॉर्मल है, क्या उसकी ड्यूरेशन सही है, एक सही टाइम पे आपका साइकिल आता है। पिछले 3 या 4 महीने से हर 28 दिन पे, हर 29 दिन पे, हर 30 दिन पे जो आपका साइकिल का लेंथ है, क्या वो फिक्स है। अगर आपका साइकिल का लेंथ फिक्स है तो मतलब एवरीथिंग इज़, हम सोच सकते हैं कि चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल का लेंथ ठीक नहीं है, कभी वो 20 दिन पे आता है, कभी 22 दिन पे आता है, कभी 35 दिन पे आता है, वो इरेगुलर साइकिल है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा ओवुलेशन डे क्या है, कौन सा है, ठीक है। और एग को डेवलप होने में भी दिक्कत हो सकती है इसमें। अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मंथली साइकिल के बारे में पता हो, तो प्लीज़ आप आज से ही अपने साइकिल की लेंथ को नोट डाउन करना स्टार्ट करें अगर आप इसके बारे में नहीं जानती हैं। जो पहले दिन है आपका, उस दिन आप, अगर आज मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ है तो आज मुझे अपना दिन, आज मुझे डेट नोट करनी है, और दोबारा से मुझे अगली बार जब पीरियड स्टार्ट होगा वो डेट भी मुझे नोट कर लेनी है। ये मेरा एक मंथली साइकिल हुआ। ऐसे मुझे 3 से 5 महीने तक नोट डाउन करना है और मुझे पता लग जाएगा कि मेरी साइकिल नॉर्मल है कि नहीं। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो हम उसके लिए स्टेप उठाएंगे। दूसरा हो सकता है कि साइकिल नॉर्मल है लेकिन आपको अपने ओवुलेशन डे का ही ना पता हो, आपको यही नहीं पता हो कि आपका अंडा कौन से दिन आया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि अंडा हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही दिन के लिए आता है, और वो एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उस एक दिन पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म वहाँ पे होता है, या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाती है, तो ही आप प्रेग्नेंट हो पाओगे। अगर उस टाइम पर स्पर्म है ही नहीं, अनदर फैक्टर इज़ कि स्पर्म हमारी वजाइना, हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में 5 दिन तक रह सकता है, और अंडा सिर्फ एक दिन के लिए। तो हो सकता, अगर आपने सेक्स किया है 2 दिन पहले सेक्स किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास स्पर्म हो। आपने एक दिन सेक्स किया है तो पॉसिबिलिटी है स्पर्म हो वहाँ पर जब अंडा आ रहा हो। तो हैविंग सेक्स ऑन द राइट टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवुलेशन का जो टाइम है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, कौन सी आपकी फर्टिलिटी विंडो है, तो कब आपको स्पर्म लेके आ जाना चाहिए, कब आपको इंटरकोर्स कर लेना चाहिए ताकि स्पर्म एंटर कर पाए। ये फर्टिलिटी विंडो के बारे में भी बहुत ज़रूरी है जानना। ओवुलेशन डे को कैसे ट्रैक किया जाए।
ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के लिए आपकी जो मंथली साइकिल है उसमें से 14 को माइनस करना होता है। अगर आज मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ है, आज मेरा फर्स्ट डे है पीरियड्स का, तो इसमें से 14 को माइनस कर दो, तो जो माइनस करने के बाद डेट आई वही मेरा ओवुलेशन, उसी दिन मेरा अंडा फूटा होगा। और ऐसे ही आपको बार बार 3 महीने तक ट्रैक करना है आपका जो दिन है उससे 14 डेज़ को माइनस करके। और मेक श्योर करिए कि आपको ये पता हो कि ये मेरा ओवुलेशन डे है, एक्सपेक्टेड ओवुलेशन डे है, और उससे 1 दिन पहले और या 2 दिन पहले आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें ताकि स्पर्म अंदर जा पाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने ओवुलेशन डे के बारे में जानें, आपकी मंथली साइकिल के बारे में जानें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमारे साइकोलॉजी, हमारा दिमाग, हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, उससे बहुत अफेक्टेड होते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है छोटी सी हाइपोथैलेमस, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वही सब कुछ को कंट्रोल करती है। अगर किसी भी वजह से हाइपोथैलेमस अफेक्टेड है तो वो हमारे पूरे सिस्टम को, ग्लैंडुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। हाइपोथैलेमस ही है जो सिग्नल देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सिग्नल देती है ओवरी को, ओवरी देन वहाँ पे ही अंडे हैं जो डेवलप होंगे, वहीं पर अंडे हैं जो अच्छे से बनेंगे और फिर रिलीज़ होंगे, और फिर उसका जो अंडे के रिलीज़ होने की वजह से कुछ हार्मोन्स होंगे जो हमारे यूट्रस में भी काम करेंगे, हमारी वजाइना में काम करेंगे, हमारे सर्विक्स के म्यूकस को थिन या थिक करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स की मूवमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका स्ट्रेस लेवल। आज हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे काम में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, हम कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं, कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आता है, कई बार हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इशू आता है, कई बार हमारे आपस में कपल्स के बीच में इशू आता है, या हम अच्छे से, ये सारे जो स्ट्रेस के लेवल हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, हम बहुत एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है, ये सारी चीज़ें आपको आपके हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती है वो लेवल ऑफ द फैट। आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है या फिर फ़ैट कम है, दोनों चीज़ें ही हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, तो अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूट्रिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी सपोर्टिव। तीसरा फैक्टर आता है आपका स्लीप। आई विल नॉट से स्लीप पैटर्न, आई विल से स्लीप। अगर आप सो नहीं पाती हैं मिनिमम 8 से 9 घंटे, तो ये भी आपके हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है। सो स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इनफर्टिलिटी कॉज करा सकते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, अपने आप से बात करिए कि इनमें से क्या चीज़ है जो आपको अफेक्ट कर रही है, और उस हिसाब से अगर आपका लाइफस्टाइल ही आपका ठीक नहीं है तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जगाइए। आप देखिए सो नहीं पा रही हैं तो सोने की कोशिश करिए, कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपको नींद अच्छी आ जाए, एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी आ जाए। अगर आप बहुत ओबेज हैं, ओबेसिटी ज़्यादा है, फैट लेवल ज़्यादा है, तो उसको कम करिए। सही BMI होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पतले हैं, फैट लेवल ही नहीं है, तो उसको भी आपको, उस पर भी काम करना चाहिए। अच्छा फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए जो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करे। अच्छी एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छा नहीं होता है, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी। तो खुद से बात करिए, और जितने भी मैंने कारण आज आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, वो देखिए कि इनमें से कौन सा कारण है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, और उस कारण के हिसाब से एप्रोप्रिएट स्टेप लीजिए। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको सही डायरेक्शन दे पाए, और आगे क्या स्टेप में उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एडवाइस कर पाए। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो ये बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा अवेयर कर पाऊँ कि बहुत सारे IVF सेंटर हर जगह खुल रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि फर्टिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर है फर्टिलिटी तो उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आज का वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हर एक महिला अपने बारे में जान पाए। थैंक यू।